अच्छा, आयनिक रेडियस किया था, साइज ऑफ अ कैटायन इज ग्रेटर देन साइज। हाँ सर, हाँ किया था। हाँ सर। कर दिया था, ठीक है ठीक है। ठीक है तो अच्छा, वेरिएशन इन एटॉमिक रेडियस लो पहले तो। ठीक है, अच्छा जनरल ट्रेंड अलोंग द पीरियड क्या होगा बताओ। सर लेक्चर 4 है Decrease ना। करेगा। डिक्रीजेस। हाँ सर आज लेक्चर 4 है। हाँ, थोड़ा देर करा देता हूँ फिर देखूंगा क्या करना है। ठीक है, अलोंग द पीरियड अगर चला जाए तो देखा जाए अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। डिक्रीज। ओ सॉरी डिक्रीज। हाँ डिक्रीज। अच्छा, इसका रीजन क्या होगा बताओ। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज तो डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज कर रहा है। शेल Number सेम of रहता है electrons. सर, नंबर ऑफ शेल सेम। हाँ देखो इसमें एक्चुअली में क्या है, देखो इसमें एक्चुअली में आपको ये करना, जैसे मान लो मैंने लिथियम लिया से लेकर फ्लोरीन तक आगे बढ़े, तो लिथियम में 1s2 है, 2s1 है। बेरिलियम में 1s2 2s2 है। बोरॉन में 1s2 2s2 2p1 है। तो आप एक चीज नोटिस करना, एज वी आर मूविंग अहेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। बट अब तुम बोलोगे सर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तो कर रहा है, बट साथ ही साथ एक और फैक्टर है यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज चाहेगा साइज को बड़ा करना, और न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज क्या करेगा, छोटा करना साइज। छोटा करना चाहेगा। तो अब यहां पर हमेशा जब भी आंसर देना है इन दोनों को कंपेयर करना है। हो क्या रहा है, व्हेन वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन दी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दैट इज बीइंग एडेड इन द सेम शेल। यही सबसे बड़ा बात है। और मैंने आप लोग को लास्ट क्लास बताया था, सेम शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा इफेक्टिव स्क्रीनिंग नहीं या देख। शील्डिंग नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा बात है, इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल, मतलब शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा हार गया। शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डिमिनिश करेगा, साइज को बढ़ाना चाहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम शेल डू नॉट स्क्रीन ईच अदर। सर वो क्या लिखा है आपने, सीन्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्मॉल शेल। Oh, same shell, sorry. Do not screen each other from the nucleus. As a result क्या होता है, the increase in nuclear charge ज्यादा रेट से बढ़ता है। Increase in nuclear charge is not neutralized by the electron being added. सर एडेड इन दी आगे क्या लिखा? Nothing, neutralized by the electron being added, ठीक है, in the shell। और क्या लिखे हैं, ठीक है। therefore as a result क्या होता है, सर फिर लास्ट सेंटेंस इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज नॉट न्यूट्रलाइज्ड। यार तुम आगे बढ़ रहे हो तो एक प्रोटॉन का इंक्रीज हो रहा है, हाँ
साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी आ रहा है ना, तो ऐसा होना चाहिए ना कि एक प्रोटॉन का इंक्रीज और एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज नलिफाई कर दें तो साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। हाँ। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो प्लेसमेंट है वो सेम शेल में है, और हाँ। सेम शेल में होने के कारण शील्डिंग थोड़ा हार्ड जाता है ओके। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा क्या हो जाता है, जीत बढ़ जाता है। हाँ, और यही कारण है कि आपका साइज क्या हो जाता है, कम। कम हो जाता है। ओके। Electrons are pulled closer to the nucleus by the increased nuclear charge. ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ है बात? स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा अब देखो, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस ये है कि सेकेंड, नोबेल गैस हाँ, थर्ड फोर्थ पीरियड में जो नोबल गैस है दैट इज फाउंड टू बी लार्जेस्ट। इसका कारण वॉन डेर वाल्स ड्यू टू वैन डेर वाल्स रेडियस being reported for noble gas। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्यों नहीं है? इस, हाँ रुको बता रहे, हाँ किसका? 6th 7th पीरियड में क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे नीचे वो लोग भी तो बढ़ रहे हैं साइज में, क्या बोलते हैं, ये वाले भी तो बढ़ रहे हैं नीचे में, इनका भी तो कोई नोबल डोमिनेंस गैस भी होगा। तो बढ़ रहे होंगे ना, लेकिन कौन सा? नोबल गैस भी तो बढ़ रहे होंगे ना। हाँ, नोबल गैस बढ़ रहे होंगे तो जरूर ऑब्जर्वेशन वाइज जिस रेट से वो बढ़ रहा होगा ये नहीं बढ़ रहा होगा, यही ना बोल सकते हैं। बढ़ तो दोनों रहे हैं बट वो तो ऑब्जर्वेशन वाइज है, सेकेंड थर्ड फोर्थ पीरियड में। और धीरे धीरे अभी तुम जाओगे तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वहां पर नोबल गैसेस से पहले डी और एफ आ जाते हैं, पुअर शील्डर्स हो जाते हैं, तो साइज उस रेट से नहीं बढ़ रहा होगा। और इन सब में तो अभी भी पी ब्लॉक वाले रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि इसमें, और इसका रीजन क्या होगा, हाँ जैसे एग्जांपल तुमसे कोई पूछेगा फ्लोरीन और नियॉन में ज्यादा साइज है बड़ा कौन, तो आंसर नियॉन। नियॉन। एटॉमिक रेडियस तो इसी का बड़ा है। ठीक है, ये समझ में आया सबको? हाँ सर। सोडियम और आर्गन हाँ बोलो। सर सोडियम और आर्गन में कौन बड़ा है? सोडियम आर सबसे, अपने बोले ना लार्जेस्ट पीरियड अपना नोबल गैस ही रहता है, देखो मैं लिखा दिया ना, अपने पीरियड में सबसे लार्ज वही रहता है। ओके ठीक है सर सर हाइड्रोजन और हीलियम में वैसा नहीं होगा ना? नहीं वैसा नहीं। हेलो helium सर। वाला- हाँ बोलो। सर ड्यू टू वैन डेर वाल्स रेडियस रिपोर्टेड फॉर नोबेल गैस, मतलब ये रीजन नहीं समझा मुझे। अभी हम लोग लास्ट क्लास किए थे ना, वैन डेर वाल्स रेडियस सबसे हाँ। ज्यादा बड़ा होता है। तो वैन डेर वाल्स अगर किसी के लिए रिपोर्ट करोगे और किसी को रेस में बोलोगे तुम्हारे लिए कोवेलेंट रेडियस है, तो कोवेलेंट रेडियस तो ऑब्वियस बात है हार जाएगा ना। सर मतलब ये एरर की वजह से ज्यादा है हाँ, वैन डेर वाल्स हम लोग
वैन डेर वाल्स रेडियस ही रिपोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ रिपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो सर श्योर हमें नहीं पता किसका ज्यादा बड़ा है, ऐसा है तो मतलब असली में क्या होता है ऐसा कुछ, क्योंकि हम असली में नहीं, असली में क्या हो ये है, नोबल गैसेस तो कभी बॉन्ड बनाते ही नहीं है ना, तो उसका रेडियस कैसे पता लग पाएगा हम लोग को? तो हम लोग के लिए उसके लिए हम लोग को वैन डेर वाल्स रेडियस लेना पड़ जाएगा ना। अच्छा ठीक है सर। हम लोग को उसके बारे में मालूम ही कैसे पड़ेगा? तो हम लोग उसके लिए वैन डेर वाल्स रेडियस लेना पड़ जाएगा। ठीक है, सर बेसिकली उसका समझा इलेक्ट्रॉन सर। क्लाउड किधर तक है वो हम लोग को समझ में नहीं नहीं, आता। हाँ नहीं मालूम है। ठीक है, अच्छा वेरिएशन इन ग्रुप देखते हैं। अच्छा ग्रुप के अलोंग चलेंगे, नीचे चलेंगे तो क्या होगा बताओ? अगर हम लोग ग्रुप में नीचे Increase. चलेंगे सर डाउन द बढ़ता ग्रुप, जाएगा। हाँ साइज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अच्छा अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? शेल्स बढ़ रहे हैं। सेल्स इंक्रीज। इंक्रीज। देखो ज्यादा बेटर, हाँ ज्यादा बेटर हमेशा ये होगा दोनों को कंपेयर करना, ज्यादा बेटर यही होगा। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो दोनों चीजें बढ़ रही हैं, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रहा है बट साथ ही साथ नंबर ऑफ, इज कांस्टेंट। हाँ न्यूक्लियर चार्ज शिल्डिंग तो इफेक्ट इंक्रीज बढ़ ही रहा कर है। रहा है। और को बता रहा हूँ न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर ही रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, ये भी सच है। ठीक है, सो ये सबसे बड़ा पार्ट है। डाउन द ग्रुप कौन सा इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है? नंबर ऑफ शेल्स। बर्फ शेल्स। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलो या शील्डिंग इफेक्ट बोलो, ये डोमिनेट कर जाता है ओवर व्हाट? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर। सर अक्रॉस द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है ना? हाँ अक्रॉस द ग्रुप की, डाउन द ग्रुप की अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड से, सॉरी। अक्रॉस द पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है, वो तो कही अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो हमेशा याद रखना वो चाहेंगे साइज को बढ़ाना, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो चाहेंगे साइज को घटाना। अब इन दोनों का ही ऑब्जर्वेशन आता है। हम लोग अगर देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो जरूर जिस रेट से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होगा डाउन द ग्रुप वो डोमिनेट कर गया होगा ओवर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। और यही कारण है atomic size increases down the group. मतलब हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, दिस इज द डोमिनेंट फैक्टर। बोलो कोई डाउट? ये क्लियर है, आगे बढ़े अब। सर हाँ बोलो। सर सोडियम का एटॉमिक रेडियस नियॉन से बड़ा होगा या छोटा होगा? अपने पीरियड में सबसे ज्यादा नोबल गैस होता है ना, देखो सेकंड थर्ड फोर्थ में बता दिया ना, नोबल गैस सबसे बड़ा है ना। सर उसने सोडियम और नियॉन का पूछा। सर वो सेकंड और थर्ड पीरियड। सर ओ वैसे सेकंड और कंपेयर नहीं थर्ड, कर सकते ना। वैसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, वैसे नहीं। ओके सर। वो तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो तो फिर आप वैसा पूछने का तो मतलब है कि याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो अब। वैसे एक अगर मिनट सर, आया, एक मिनट, लास्ट लाइन। हाँ अगर क्वेश्चन आया ही है तो साइज के बारे में देख लेते हैं। वैसे इन्होंने दिया तो नहीं है साइज के बारे में, डेटा देख लेते हैं। चलो चलो आगे बढ़ो अब।
सर वो फर्स्ट पॉइंट में लास्ट में क्या लिखा है प्रोटॉन के बाद? number of nuclear charges increasing as number of protons. The effect of increase in electron cloud बोलो या shielding effect बोलो dominate कर जाता है nuclear charge. ठीक है? यस। चलो अच्छा, इसमें अब कुछ जनरल एक्सेप्शंस देखते हैं। ठीक है, जनरल एक्सेप्शंस में हम लोग सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैंगनीज, उसके बाद आता है Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अच्छा, एक्चुअली में एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या होना चाहिए बताओ? अलोंग द पीरियड व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड ट्रेंड? स्कैंडियम का सबसे ज्यादा होगा। स्कैंडियम का सबसे ज्यादा और जिंक का बराबर। सबसे कम। हाँ, लेकिन होता क्या है कि कुछ हद तक यहाँ तक तो साइज डिक्रीज करता है, फिर इन द मिडिल ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और फिर यहाँ जाकर के जिंक का ज्यादा ही हो जाता है। सर डिक्रीज कहाँ तक होता है? Fe तक समझो, Fe तक। और कॉपर और निकल सेम होता है? हाँ नहीं, फेरिक, कोबाल्ट, निकल तक सेम, फेरिक, कोबाल्ट, निकल। सर ठीक है। जिंक और का फिर स्कैंडियम हाँ से बोलो, भी ज्यादा, जिंक का किससे? जिंक का रेडियस स्कैंडियम से भी ज्यादा है। नहीं, जिंक का रेडियस स्कैंडियम से ज्यादा नहीं है। जिंक का रेडियस स्कैंडियम से तो कम है, कॉपर से ज्यादा है। सर ठीक है। कॉपर का रेडियस निकल से ज्यादा है। कॉपर का रेडियस जो है वो निकल, यस, वो थोड़ा सा निकल से ज्यादा है। ठीक है, देखो इसमें क्या, इसमें चीजें हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअल ट्रेंड में डेटा में क्या है, इसमें देखो क्या हो रहा है। थोड़ा सा आगे जब इधर ध्यान सुनो, पहले स्कैंडियम में क्या है बताओ? स्कैंडियम में क्या है? 1s2 2s2 2p। 4s2। यहाँ क्या है? तो एक चीज नोटिस करना, जैसे जैसे अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, 21 है, 22, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ने चाहिए। इसीलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे क्वांटिटी में, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट सर, बढ़ेगा, बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। और हाँ ठीक है, बढ़ेगा। और होगा क्या, शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो इनिशियली क्या होता होगा, कुछ हद तक पहले यार एक इलेक्ट्रॉन था, फिर डी में 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 3 इलेक्ट्रॉन थे। इस शील्डिंग इफेक्ट को समय लगेगा, किसके साथ? रेस में मैचअप करने के लिए या कैचअप करने के लिए, विद द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। इसको धीरे धीरे, दिस विल टेक टाइम, बट शील्डिंग इफेक्ट इज showing its dominance. So in the middle region, कहीं जाकर के बीच में क्या होगा, बीच के किसी रीजन में what will happen is that ये जो शील्डिंग इफेक्ट है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो इंक्रीज है एक प्रोटॉन से आगे बढ़ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज, जहां पर 9-10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, वहां पर शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा, और डोमिनेट करने से अचानक से साइज बढ़ जाएगा। ये समझ में आया सबको कि फिर से एक्सप्लेन करूं? फिर से एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे जैसे आप जा रहे हो, आप समझो यहाँ पर आपने 21 प्रोटॉन्स थे, प्लस 1 प्रोटॉन ऐड हुआ, ये 22 है, तो ठीक है, अभी तक नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है अप्रोक्सीमेटली टिल आयरन तक। चलो ठीक है ना। होता क्या है, लेकिन आप एक चीज मत भूलो, जैसे ही आप स्कैंडियम से टाइटेनियम के अंदर आए, तो यहाँ पर इस 4s इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करने वाले कितने लोग थे? इस 4s को स्कैंडियम में शील्ड करने वाले
एक इलेक्ट्रॉन था 3D में। टाइटेनियम में उसी 4s को शील्ड करने वाले कितने हैं? दो है। शील्डिंग का मतलब क्या है? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से बचा रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कमजोर कर रहा है। वैनेडियम में 4s उसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बचाने के लिए अब 3 लोग आ गए हैं। तो कभी ना कभी तो ये नंबर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट जो बढ़ेगा, तो कभी ना कभी तो ये भी धीरे धीरे जन्म ले रहा है। ये भी दिस इज ऑल्सो गेनिंग स्ट्रेंथ विथ अलोंग द पीरियड। सो अ टाइम विल कम व्हेन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर तुमने एक प्रोटॉन बढ़ाया तो वो चाहेगा कि मैं साइज को छोटा करूं, लेकिन उसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन आया क्वांटिटी में, ऑलरेडी इस लेवल पर आ चुका होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से अब वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो साइज ऑलमोस्ट क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। कभी ना कभी तो समय आएगा ना, इनिशियली नहीं आएगा। मान लिया स्कैंडियम तक नहीं आएगा, टाइटेनियम तक नहीं आएगा, बट तुम ये क्यों भूल जा रहे हो? क्रोमियम मैंगनीज तक आते आते 5 इलेक्ट्रॉन, Fe तक आते आते 6 इलेक्ट्रॉन, तुम बढ़ते जा रहे हो। तो कभी एक ऐसा समय आ सकता, हो सकता है Fe तक 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अब अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बोले अब तो यार कोई एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वी आर 7 इन नंबर नाउ, एक प्रोटॉन को देख लेंगे, नाउ ऑफ द साइज विल रिमेन कांस्टेंट। सो बट और टुवर्ड्स द एंड जाकर क्या होगा? बीच में ऑलमोस्ट जब ये लोग इसे कैंसिल आउट कर दिए, तो टुवर्ड्स में जाकर क्या होगा? एक ऐसा समय आएगा जहां पर पूरा का पूरा शील्डिंग इफेक्ट ही डोमिनेट कर जाएगा। और जिंक तक तो आते आते याद रखना 4s2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन भी आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर। रिपल्शन भी करेंगे। तो इसीलिए जिंक का साइज तो कॉपर से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये क्लियर है? लिखा दूं ये बात को? यस सर। यस सर। सर बट CU में भी 3D10 है और 4s1 है, राइट? हाँ यस। और Zn में 4s2 है। लेकिन सर तो आप बोले थे कि सेम शेल में अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर Zn में एज कंपेयर टू CU एक प्रोटॉन ज्यादा है। और नहीं देखो पहले वो मैंने बोला शील्डिंग फर्क नहीं पड़ता है, दो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो करेंगे एक दूसरे को। 4s की शील्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जिंक में 3D10 4s2 रहता है, तो 4s में दो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन तो करेंगे, शील्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, d इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग की बात। कॉपर में 3D10 4s1 रहता है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉन रहता है, यहां पर 4s2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। डी मान लिया मैंने, डी शील्ड करने वाले लोग सेम है, लेकिन यहाँ पर आपस में लड़ाई करने वाले भी तो ये दोनों ही आपस में, ऐसे समझो ये दो जो 4s वाले हैं जिंक में, यही दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। डी का काम और आसान हो गया, तुम ही दोनों लड़ाई करो मरो, तुम ही दोनों एक दूसरे से लड़ाई करो। एक प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है ना। कौन से? तो प्रोटॉन का इफेक्ट को तो, और हाँ वही तो बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब जरूर फिर से ये 4s का जो दो इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट हो गया होगा, डोमिनेट कर गया होगा। तुम ये हमेशा क्यों भूल जाते हो कि ये पूरा चीज एक ऑब्जर्वेशनल बेसिस है। हम लोग और ये सर सब चीजें रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। कौन सा? तो जो भी हो रहा होगा, इसका मतलब अगर ये ऑब्जर्वेशन आया है तो हम यही ना लाइन बोलेंगे कि जरूर ये दोनों चेंज हो गया होगा। तुम फैक्टर सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं बोल रहे हो, बस तुम इसको समझ सही तरीके से नहीं रहे हो, ये सोच करके कि ऑब्जर्वेशन में ये हो सकता है ना कि 4s के दो इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन डोमिनेट कर गया हर फैक्टर पर। ये हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है, और इस बेसिस पर साइज कहा गया। देखो एक हमेशा चीज समझो, हम लोग हमेशा से सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले, आप जितना भी लॉजिक यहां दे रहे हो ना, दिस इज नॉट अ रिवर्स लॉजिक गेम, इट इज फर्स्ट देयर इज एन ऑब्जर्वेशन, वो आ चुका है, एंड देन वी आर एक्सप्लेनिंग। केमिस्ट्री ऐसे ही चलता है, ऐसा नहीं कि हम लोग को ऐसा लग रहा है तो लॉजिक लगा रहे हैं, क्योंकि फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं। अगर मान लो हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन का इंक्रीज ज्यादा हो गया, तो हम लोग अब नया फैक्ट, और जिंक का साइज छोटा होता तो हम लोग उल्टा बात बोलते हैं, कहानी चेंज कर दिया होता। कहानी बुक ऐसे लिखता, यहाँ पर 4s इलेक्ट्रॉन्स है बट रिपल्शन उतना डोमिनेट नहीं किया,
बस ऐसे ही काम करता है, और कैसे करेगा? हाँ बोलो, और किसी को कोई डाउट? बट साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज रुको रुको, कॉपर से जिंक में है ना, जिंक तक आते आते क्या हो गया होगा? रुको, जिंक का साइज बढ़ गया ना रिपल्शन के कारण, डिक्रीज कहाँ हुआ जिंक का साइज? जिंक का साइज बढ़ गया ना। सर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा रिपल्शन। हाँ 310 4s2 आ गया तो रिपल्शन हो गया। नहीं सर, लाइक हम बोले क्या स्कैंडियम डॉक्टर? से लेकर आयरन तक। आयरन साइज डिक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज वो तो नॉर्मल ट्रेंड है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट इज, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो जरूर प्रोटॉन्स का इंक्रीज डोमिनेट कर रहा होगा अभी तक। हाँ सर। मैं वही बोला, आप कोई भी चीज का आंसर दोगे तो मैं यही बोलूंगा कि यहाँ तक, और लिखूंगा भी वही, प्रोटॉन्स का इंक्रीज डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पर ये जीता, बीच रीजन में दोनों कैंसिल आउट किए, लास्ट रीजन में ये रिपल्शन जीत गया। यही लिखूंगा, और क्या लिखूंगा? और इसमें कुछ ये थोड़े ना है कि इसमें हम लोग देखी कर तो लिख सकते हैं लॉजिक। हम लोग को क्या मालूम कि अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या हो रहा है? देख कर तुम थोड़ी ना बता सकते हो। तुम देख करके तुम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हो, ये फैक्टर लग रहा है, ये फैक्टर लग रहा है, और इंट्यूटिवली सोच सकते हो। बट रियलिटी में कोई मेजरमेंट तो नहीं है ना तुम्हारे पास। सर हमें सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पर प्रोटॉन डोमिनेट करता है, वहां पे कांस्टेंट, और यहाँ हाँ यस यस यस, सिर्फ इतना याद यही रखना करना है, ये इतना रखना है। लिखा दूं? ओके। हाँ सर बोलो। फिर ये एक्सेप्शन सिर्फ फोर्थ पीरियड में क्यों दिखता है? नहीं नहीं, बाकी में भी है, थर्ड फोर्थ सभी सीरीज में, ठीक है। थर्ड में भी है? हाँ सब में, सब में। सर ये सिर्फ आपने एग्जांपल दिया। हाँ एग्जाम्पल दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है उनको देखते हैं। आगे तो अब पूरा तो पीरियोडिक टेबल को तो हम इनऑर्गेनिक में करते ही हैं। हम लोग को जो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स याद रखना है, पहले उसको तो याद रख लें, ठीक है। आंसर निकल का स्लाइटली बड़ा होगा ना एटॉमिक रेडियस कोबाल्ट से? हाँ निकल, फेरिक कोबाल्ट निकल का ऑलमोस्ट कांस्टेंट है यार, ऑलमोस्ट कांस्टेंट फेरिक कोबाल्ट निकल, ठीक है। अच्छा इधर लिख लो, सर अभी मैंने बुक में देखा मैंगनीज और फेरम भी सेम है। मैंगनीज और फी, हाँ ठीक, तो वही मैंगनीज तक रहो, मैंगनीज तक रखो। चलो फिर मैंगनीज तक साइज डिक्रीज करो, दोनों 1.17 है। हाँ उसके बाद यहाँ से कांस्टेंट रखो। कहाँ से? मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकल ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। सर एफ भी कांस्टेंट में आ गया ना? एफी भी कांस्टेंट में आ गया, ओके सर। ठीक है। सर मतलब से मैग्नीशियम को भी इंक्लूड करना है क्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट में? हाँ मैंगनीज तक डिक्रीज करो, उसके बाद सबको कांस्टेंट रखो, अपना यहाँ से कांस्टेंट रखो, ठीक है। क्या लिखेंगे? बिकॉज इफेक्ट ऑफ जेड इफेक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन शील्डिंग इफेक्ट। सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंगनीज तक आपने मतलब वो डिक्रीज क्यों कर रहा है? बिकॉज जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहा है ना। नहीं तो नहीं वो समझा, मुझे बस ये हाँ डाउट कि आपने मैंगनीज क्यों कंसीडर किया आयरन के अलावा, ये नहीं समझ। बिकॉज नहीं, वो तो ऑब्जर्वेशन वाइज अभी मैंगनीज तक वो बुकलेट का डेटा बता रहा है कि मैंगनीज तक ही है, उसके बाद सबका मैंगनीज, एफी, कोबाल्ट, निकल का सेम है। अभी कब किसका कांस्टेंट है तो डेटा ही बेस्ड है ना, डेटा ही मानना पड़ेगा ना, दिस इज डेटा बेस्ड, ठीक है। अच्छा स्ट्रॉन्गर है ना, लिखने तो पूरा एटॉमिक साइज in the middle almost remains constant. इसमें क्यों? Because both the effects balance each other. और उसके बाद क्या होता है? Atomic size from copper to zinc.
स्लाइटली इंक्रीजेस, अब इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, बिकॉज shielding effect is more. नोट करो। कौन सा? सर ये आपने लिखा है ना एटॉमिक साइज कहाँ पर? इन द ये आपने लास्ट वर्ड लिखा है ना शील्डिंग इफेक्ट इज मोर देन Z इफेक्टिव, Z इफेक्टिव। हाँ सर उसका मतलब नहीं समझा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रोटॉन का इंक्रीज को इफेक्ट डोमिनेट कर गया होगा ना। ओके सर, यही तो बोलना चाह रहा हूँ ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, एक प्रोटॉन के इफेक्ट को इंक्रीज कर गया होगा। स्क्रीनशॉट। सर यू आर ऑन। हाँ, सबको यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। यस। चलो हाँ। आगे बढ़ रहा हूँ। देखो इसमें क्या है। सब 1 मिनट पीछे जा सकते हो। आज थोड़ा धीरे भी जा ही रहा हूँ, थोड़ा लोग सबको भी आने दो। हाँ सर। अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ। अच्छा एक और एक्सेप्शन, ये सब कुछ स्टैंडर्ड एक्सेप्शन है, याद रखना है आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्सेप्शन ये है। सर जब इतने सारे एक्सेप्शन है तो सर वो सर general- केमिस्ट्री में इतने एक्सेप्शंस क्यों होते हैं? सर जब भी सर इतने सारे एक्सेप्शन है तो सर वो ट्रेंड कहाँ से बन गया फिर? जनरल ट्रेंड है कुछ, अदरवाइज तो ट्रेंड इन द जनरल ट्रेंड है, ठीक है ना। जनरल ट्रेंड की बात की जाती है ना, जहां पर इतना पॉपुलिस्टिक मॉडल हो वहां पर तो आप जनरली बात करते हो ना, आप जनरल बात करोगे हमेशा। जहां पर भी इतना, आप ये इतने जहां फैक्टर्स जहां पर हैं वहां पर आपको एक्सेप्शंस तो दिखाई पड़ेंगे ही, बिकॉज देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। 118 में से 5-6 एक्सेप्शन होंगे, बाकी सब जनरल है। हाँ तो होना ही है, ठीक है। अच्छा एक और एक्सेप्शन वो है, आप जब इस ग्रुप में जाते हो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए बताओ? नीचे तक बढ़ रहा है, नीचे बढ़ साइज रहा है। थैलियम, इंडियम होना चाहिए, उसके बाद किसको होना चाहिए? उसके बाद होना चाहिए था गैलियम को, उसके बाद एल्यूमिनियम, बोरॉन। बोरॉन। बट ये नहीं होता है, एक्चुअली में ये होता है। थैलियम तो सही है, फिर इंडियम है, लेकिन उसके बाद आ जाता है गैलियम। वो गैलियम के नीचे क्या है? सॉरी, उसका आता है एल्यूमिनियम, फिर आ जाता है गैलियम और लास्ट में बोरॉन। ये समझा? एक्चुअल में क्या होना चाहिए? होना तो चाहिए सिर्फ गैलियम को साइज में बड़ा, बट एक्चुअल साइज ऑफ गैलियम इज स्लाइटली स्मॉलर। सर सिर्फ यही ग्रुप में होता है क्या? हाँ, उसका देखो रीजन क्या है। अच्छा एक चीज बताओ, एल्यूमिनियम का कितना है? 13। गैलियम का कितना है? 31। तो गैलियम तक आते आते 31 जब भरोगे, गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री कैसे करोगे बताओ तो? जिंक तक भरोगे पूरा 2p6, उसके बाद क्या करोगे? 3s2, 3p6, 3d10, उसके बाद क्या करोगे? 4s2 और 4p1 करोगे ना। तो अब गैलियम तक आते यही करोगे ना 31। सर 4p3 होगा, नहीं 4p1 सॉरी।
गैलियम तक आते आते इनर इलेक्ट्रॉन्स डी वाले हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स, इनर डी इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड, और डी इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डर्स हैं कि नहीं? हाँ सर। तो इसका क्या मतलब है, आपने जरूर एल्यूमिनियम से गैलियम तक गए तो जरूर आपने 13 प्रोटॉन का इंक्रीज तो इनर किया। हाँ बोलो। तुमने क्या लिखा है? इनर डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपने जरूर 18 प्रोटॉन्स का इंक्रीज तो किया, बट एट द सेम टाइम ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं ये डी ऑर्बिटल्स में प्लेस्ड हो गए, और डी ऑर्बिटल्स में प्लेस होने का मतलब क्या है? शील्डिंग पुअर है, स्ट्रॉन्ग और शील्डिंग। शील्डिंग, हाँ, और पुअर शील्डिंग का क्या मतलब है? 18 प्रोटॉन जो गैलियम में आए वो हो गए शेयर, दे आर नाउ एक्टिंग एज कि यस वी विल नाउ अट्रैक्ट दैट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। वाई? बिकॉज हम लोग को जो रोकने वाला था वो गलत आदमी के हाथ में चला गया, जो हम लोग को रोक रहा था आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने से वो कोर इलेक्ट्रॉन्स है डी वाले, और डी वाले जो हैं वो थोड़ा सा शील्डिंग करते हैं, पुअर। एज अ रिजल्ट 18 प्रोटॉन्स का नो डाउट नंबर ऑफ शेल्स इज इंक्रीजिंग। अब दो फैक्टर्स आ गए, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज करेंगे लेकिन साथ ही साथ साइज को भी, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया। तो फाइनली ऑब्जर्वेशन वाइज क्या होता है, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होना चाहिए था, बट ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ द इनर डी इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर पुअर शील्डर्स, Z इफेक्टिव गैलियम का बढ़ जाता है, और Z इफेक्टिव गैलियम के बढ़ जाने से क्या होता है? रेडियस कम हो जाता है। रेडियस कम हो जाता है। सर तो अगर शील्डिंग कम होगा तो फिर रेडियस भी कम होगा। हाँ, अगर शील्डिंग कम होगा, शील्डिंग अच्छा, शील्डिंग कम नहीं, शील्डिंग कम इन द सेंस शील्डिंग अच्छा हुआ। लाइक अगर स्ट्रॉन्ग शील्डर और ऑर्बिटल्स हो जो Fp और S हो, हाँ तो फिर तो इसका हाँ, वीक शील्डिंग होगा तो हो सकता है डाउन, ऐसे समझो, वीक शील्डिंग अगर हुआ तो हो सकता है डाउन द ग्रुप साइज को क्या कर सकता है, घटा सकता है। कम हो सकती है। क्लियर है? क्या ऐसा सर हम लोग सर लिथियम जो फर्स्ट सेकंड ग्रुप सर, तो मतलब ये सब ग्रुप के लिए एप्लीकेबल है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज अंदर वाले कहीं कहीं पी रहते हैं, कहीं कहीं डी रहते हैं। तुम एक देखो, वे बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ हैं, तुम इसको एक्सट्रापोलेशन नहीं कर सकते, बिकॉज आप एक चीज सोचिए, देयर आर सो मेनी रूल्स, अंदर में किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। भाई प्रोटॉन का भी तो ताकत है, 18 प्रोटॉन, और किसी में जाकर के मान लो बहुत प्रोटॉन्स बढ़ गए तो हो सकता है हार जाए शील्डिंग वाला। ये भी इंपॉर्टेंट है, अंदर वाला डी है कि पी है कि एस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स देयर, तो फिर से दिस ओनली बिकम्स एन ऑब्जर्वेशनल बेसिस, यू कैन नॉट एक्सट्रापोलेट दिस डेटा। क्लियर है? तो Z इफेक्टिव इज हायर फॉर गैलियम एंड हेंस साइज। क्यों नहीं एप्लीकेबल सर? सेम लॉजिक बोले कि दूसरे ग्रुप में भी तो है ही ना ऐसा सेम टू सेम स्ट्रक्चर, एंड हेंस साइज, रुको रुको, एंड हेंस साइज डिक्रीजेस। तो इसमें क्या है, और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आपको क्या मालूम था, बताओ शील्डिंग में क्या मालूम था? शील्डिंग में क्या है? शील्डिंग कम होगा तो ज्यादा कम होगा। हाँ, आप बोलो क्या डाउट पूछ रहे थे? अच्छा सर मैं ये पूछ रहा था कि सर दूसरे सब ग्रुप में भी तो यही सर सेम ट्रेंड है ना? सेम ट्रेंड कैसे है दूसरे ग्रुप, रुको रुको, दूसरे ट्रेंड में 4p2 है कि नहीं? अच्छा पर सेम सर ट्रेंड, वो तो सर सेम अच्छा, सबसे तो वो लोग तो नहीं करते ना शील्डिंग। अरे 4p2 में अगर आएंगे तो हो सकता है दोनों आपस में ही लड़ाई करना स्टार्ट कर दें, रिपल्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाए, साइज बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये फैक्टर भी तो आ सकता है। समझा क्या बोला? अगर आगे जाकर के एक ही 4p1 है, 2 है यहाँ पर 4s में है, 4p1 है, आगे बढ़े आ गया 4p2, ठीक है, अगर 4p2 आ गया तो 4p2 वाले जो सेम सब लेवल पर हैं, मैं शील्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, उन पर शील्डिंग इफेक्ट, वो दोनों तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उनके कारण तो साइज बढ़ना चाहेगा, ये भी तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया ना काउंट में। हो सकता है इसको शील्डिंग नहीं हरा पाया हो। समझा क्या बोला? हाँ सर।
इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। आपको, आप ये मत भूलो, आपका एक इलेक्ट्रॉन कहीं बढ़ना एक फैक्टर को बढ़ा देता है। एक इलेक्ट्रॉन कहीं बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक ही लेवल पर आ गया 4p2। अब ये कब कितना बढ़ गया, इसका कोई प्रॉब्लम कहाँ है? केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है, मैथ्स में क्वांटिटेटिव है, जहां क्वालिटेटिव एनालिसिस है। आपके पास मेजरमेंट नहीं है। मुझे कब मालूम कि सर कब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग हार जाएगा और कब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने से शील्डिंग उसको दबा देगा? ये किसी को नहीं मालूम। ये तुमको लगता है, सर लग रहा है, दिल बोल रहा है कि सर यहाँ शील्डिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल के बोलने से बात नहीं ना चलेगा। जो एक्चुअल सिनेरियो है वो तो हम लोग को भी नहीं मालूम। इसीलिए पूरा चीज ऑब्जर्वेशन हो जाता है। सबको समझ में आया मैंने क्या बोला अभी पॉइंट? मैं इतना बोल रहा हूँ। डायरेक्टली तो हाँ, यही होगा कि केमिस्ट्री रटना ही पड़ेगा, समझ नहीं सकते। हाँ नहीं, देखो बता रहे हैं क्या है। केमिस्ट्री के 3 चीजें जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स होते हैं, 4 टॉपिक्स इनफैक्ट, फिजिकल छोड़ दो, बट इनऑर्गेनिक का जो 4 टॉपिक है, तो पहला 4 टॉपिक है, फिजिकल का मोल कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री उतना रटना नहीं है, बट यस इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये बेस है। ये आपको, यू हैव टू टेक इट एज एन ऑब्जर्वेशन। यस, ये आपको, हाँ, इसके बाद इनके बेसिस पर आप क्वेश्चंस करते हो, वहां पर आपको अब ये ऑब्जर्वेशंस है। इट इज लाइक यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग बैटल। आपको ये मालूम होना चाहिए, आप जिन चीजों से काम कर रहे हो ये आपके हथियार हैं, टूल्स हैं। आपको एटम्स के बारे में नहीं मालूम होगा तो आप जाकर के आगे केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए 2 चैप्टर्स यू हैव टू टेक इट एज एन ऑब्जर्वेशन, दैट इज फॉर श्योर। कौन से 2 चैप्टर्स? केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक। और आप लोग को एक चीज बता दूं, ये केमिस्ट्री के साथ नहीं है, ये सबके साथ एक ऑब्जर्वेशन है। प्रॉब्लम क्या है कि केमिस्ट्री का ऑब्जर्वेशन वास्ट है। ये बोलो, क्या आप फिजिक्स में बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं बढ़े हो क्या? मुझे कौन सा चीज बता दो, ग्रेविटी पे काम कर रहे हो, ऑब्जर्व नहीं किया हो क्या कि नीचे खींचता है? किया है। तुम किए हो। तुम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या बिना ऐसी पढ़ाई करोगे क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में ऐसी पढ़ाई करोगे क्या? ये बोलो कि सर वहां ऑब्जर्वेशन लिमिटेड है, प्रॉब्लम नहीं किया, ये बोलो। ऑब्जर्वेशन हर जगह है। साइंस इज नथिंग बट इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द नेचर। यू कैनॉट, बस प्रॉब्लम क्या है कि केमिस्ट्री में ऑब्जर्वेशंस ज्यादा इंटेंस हैं, ज्यादा वास्ट है, इतने एलिमेंट्स हैं, ये बोल सकते हो। सर लेकिन हम ऐसे भी बोल ऑब्जर्वेशन, सकते हैं ना कि 2 मासेस के बिटवीन फोर्स क्यों रहता है। हाँ कौन सा? सर हाँ वही 2 तो बोल, मासेस के बिटवीन फोर्स क्यों रहता है ग्रेविटी का। हाँ वही तो ऐसे बोल भी रहा है वो तो, सकते हैं ना। हाँ वही बोला, उसको तो क्वेश्चन नहीं करते हो ना तुम, एक सर्टेन जगह तो क्वेश्चन नहीं करते हो। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आपने बोला कि वो जो पहले वाला एक्सेप्शन था उसमें डी बहुत ज्यादा रिपेल कर रहा है ना Zn में Cu हाँ से, हाँ तो इधर डी पुअर शील्डर हो जा रहा है, उधर हाँ, रिपेल कर रहा था, इधर पुअर इधर शील्डर हो डी जा रहा नहीं रिपेल कर रहा था, उधर 4, इधर मैंने क्या बोला था, जिंक में वो 4s2 आ रहा था, 3d10, ये 2 इलेक्ट्रॉन थोड़े रिपेल कर रहे थे। है। 4s2 देखो तो ध्यान, कब से कर रहा था ना। हाँ देखो हर को बता रहा हूँ क्या था। कॉपर में कितना था बताओ, कॉपर में कितना था? 3d9 4s2। हाँ देखो फिर ऐसे समझो, उधर से चलते हैं, स्कैंडियम में कितना था? 3d1 4s2। हाँ, फैक्टर्स लिखो। स्कैंडियम में कौन कौन से फैक्टर्स हो रहे होंगे? 4s2 रिपल्शन कर रहा होगा, तो इसको हाँ। तो रेफरेंस मानेंगे, इसको तो कुछ रेफरेंस मानेंगे, कहीं से तो मेजरमेंट करेंगे। स्कैंडियम से आगे बढ़ते हैं, टाइटेनियम, देखो ऐसा हो रहा होगा, टाइटेनियम पे गए, ये कितना है 21, ये कितना आया, कितने प्रोटॉन बढ़े? 22। तो ऐसे होना चाहिए, हाँ ऐसे बोलना चाहिए। अगर तुम लोग को लिखना है तो सब फैक्टर्स लिखो। सर 1 प्रोटॉन बढ़ा, इसके हिसाब से साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज। ऐसे सर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसके हिसाब से साइज क्या होना चाहिए? इंक्रीज। और 4s2 तो अभी भी कॉमन है सर, ये 4s2 तो पहले से भी रिपल्शन कर रहा था, अभी भी रिपल्शन करेगा। हाँ। अब बताओ क्या होगा? अब साइज मतलब अब तो डिक्रीज हो रहा है, क्यों? हम, क्योंकि हाँ अभी उतना रिपल्शन नहीं है। ये यही हुआ है, और क्या? मैं तुमको ऐसे फैक्टर्स लिखकर पूछूंगा, तुम भी क्या करोगे? तुम जाओगे लैब में और देखोगे ना एक्सपेरिमेंट, तुम भी क्या करोगे? देखकर बता सकते हो क्या इतने फैक्टर्स? सर, नहीं बता समझा। सकते हो। साइंटिस्ट भी यही किया, वो लैब में गया, देखा
साइज को नोट किया, फिर बाद में एक थ्योरी लिखा, ऑब्जर्वेशन। वो क्या तुम अगर Yes, तुमको sir. ऐसे लिखना है तो हर चीज को ऐसे स्टडी करो। कॉपर पे जाओ, सर कॉपर, अब धीरे धीरे आगे बढ़ो, बोलो सर यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक सर्टेन लेवल के बाद उसने देखा साइज कांस्टेंट हो गया, तो क्या थ्योरी लिखा, ओ क्योंकि लॉजिक ठीक है, लेकिन अब कब कौन सा लॉजिक लगेगा ये तो ऑब्जर्वेशन है ना। कब कौन सा ट्रेंड कब डोमिनेट कर जाएगा ये मुझे क्या मालूम। मैं ये बोल Yes, सकता sir. हूँ कि ये सब होगा, कब क्या होगा नहीं मालूम। तो सर एग्जाम में से हम लोग को कैसे पता कि सर कौन सा ट्रेंड हम लोग को कब यूज करना है? हाँ ये सबसे, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम लोग को कैसे, तो एग्जाम्स में आपको तो एक स्टैंडर्ड ट्रेंड जो किताबों में दिया गया वही ना पूछेगा। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट केमिस्ट्री एंड दैट इज व्हाई दिस इज स्कोरिंग। चूंकि ये इतना डाइवर्स है तो इसके बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको आउट ऑफ सिलेबस कभी जाता ही नहीं है। ये चूंकि डाइवर्स है तो ये आपको उतना वेराइटी शो ही नहीं कर सकता है जो मैथ्स और फिजिक्स शो कर सकता है, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट। और इसीलिए हर सीनियर बोलता है, आप बात करोगे तो केमिस्ट्री स्कोरिंग, केमिस्ट्री स्कोरिंग, केमिस्ट्री स्कोरिंग। व्हाई? बिकॉज ट्रेंड तो यही आते हैं। इसमें क्या आईटी कुछ कर सकता है क्या? कैन आईटी प्ले एनी रोल हियर? कैन ही एक्चुअली चेंज इट्स डेटा? नो नो। थोड़ा याद रखना है, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट एनीथिंग बीइंग डाइवर्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट केमिस्ट्री इज दिस कि डाइवर्स है, बट इफ यू नो हाउ टू प्ले विद दैट डाइवर्सिटी आफ्टर अ व्हाइल, वो इतना आपका अच्छा दोस्त बन जाता है कि आपको साथ उसमें फुल मार्क्स स्कोर होता है। और यही रीजन है कि लोग केमिस्ट्री इतना स्कोर करते हैं। जिसमें डाइवर्सिटी नहीं है, जो बहुत लॉजिकल है, वहां पर इट कैन मूव अप टू वेरी हाई लेवल्स, पर्टिकुलरली मैथ्स एंड फिजिक्स। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कहीं भी लॉजिकल है। फिजिक्स उसके साथ खेलता है, आईटी इसके साथ कुछ नहीं करता है। डायरेक्टली पूछेगा क्या करेगा, वो भी उसको भी नहीं आता होगा, उससे भी कुछ पूछ दोगे, प्रोफेसर बोलेगा मैं भी तो लैब में जाकर यही करता हूँ, मैं क्या करूंगा, पूछ देगा। सो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को वो करना है जो एनसीईआरटी में लिखा है, स्टैंडर्ड चीजें, और उन्हीं को याद करना है, खत्म। एंड फाइनली ऑन एंडिंग ऑन दिस नोट, 2 पार्ट्स मैंने बता दिया, 2 चैप्टर्स ऑब्जर्वेशन लेने हैं। कौन कौन से ऑब्जर्वेशन? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। वंस दीज 2 ऑब्जर्वेशंस हैव बीन डन, देन यू हैव बीन इक्विप्ड विद टूल्स। अब उसके बाद तुम्हारा काम है कि अब तुम कैसे उन ऑब्जर्वेशंस को यूज करते हो। इंटेलिजेंस उसके बाद आता है। पहले अपने आप को संभालो, तो टूल्स के साथ लड़ाई में तो जाओ, टूल्स तो रख लो, उसके बाद आता है इंटेलिजेंस कि आप कैसे उन टूल्स को कनेक्ट करते हो और कैसे आप इनऑर्गेनिक में यूज करते हो, हाउ आर यू कनेक्टिंग इट, देन दैट इज इंटेलिजेंस आफ्टरवर्ड्स। चलो आगे बढ़ूं अब, क्लियर है सबको? इफेक्टिव में सब फैक्टर्स आ जाते हैं कि उससे सिवाय भी फैक्टर्स होते हैं। जेड इफेक्टिव में सब, जेड इफेक्टिव का मतलब सब फैक्टर्स आज नहीं समझा, नहीं जेड एज इन इफेक्टिव लाइक हम लोग जेड इफेक्टिव पे डिसाइड कर सकते हैं कि उसका रेडियस बड़ा होगा कि छोटा होगा, कि उसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट को भी देखना पड़ेगा। हाँ दोनों देखना पड़ता है ना, शील्डिंग इफेक्ट भी देखना पड़ता है ना। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और फैक्टर आता है, देखो ध्यान से। तो हम लोग ने ये समझ लिया एल्यूमिनियम गैलियम का। फिर एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ले लो। ठीक है, ले लिया। अब एक और आता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी एक सप्ताह ना। हाँ सब अभी थोड़े से अलग सर अलग एक ट्रेंड सेकंड से। लास्ट स्लाइड दिखाओगे? हाँ देखो सर ग्रुप पे स्क्रीनशॉट्स नहीं आ रहे। यस सर, ले लिया सर टाइम। ले लियो ना, ठीक। अच्छा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में देखो क्या है, टाइटेनियम है, यहाँ जिरकोनियम है, यहाँ हैफनियम है। ठीक है, वैनेडियम चलते रहो, यहाँ क्रोमियम आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सर ये TiZr एक ग्रुप के एलिमेंट्स है? नहीं 3D 4D और 5D सीरीज के होते हैं ना। मतलब ग्रुप एक हो गया, 3D 4D 5D। तो ग्रुप एक है ना? हाँ ग्रुप, सॉरी ग्रुप एक। हाँ Fe कोबाल्ट। ठीक है, जिंक के नीचे कौन आता है? ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या होता है, इस पूरे ट्रेंड में लगता है ये। देखो इसमें क्या होता है, आप जैसे ही डाउन द पीरियड चलते हो,
आप डाउन द पीरियड जैसे ही चलते हो, एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था बताओ? व्हाट शुड हैव बीन द एक्सपेक्टेड? इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। हैफनियम सबसे बड़ा होना चाहिए था, उसके बाद क्या होना चाहिए था? ZR। जिरकोनियम, उसके बाद टाइटेनियम, बट ये नहीं आता है, एक्चुअल में ये आता है। हैफनियम का जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जिरकोनियम आता है और ये ग्रेटर देन टाइटेनियम आता है, एंड दिस ट्रेंड कंटिन्यूज थ्रू आउट, जितना मैंने लिखा है। सर मतलब मर्क्यूरी का रेडियस कैडमियम के हाँ, इक्वल आएगा। यस यस, ऐसा है, ट्रेंड कंटिन्यूज थ्रू आउट टिल, लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल मतलब तुम्हारा कैडम Hg का साइज जितना बड़ा होना चाहिए उतना नहीं है, और जिंक से बड़ा। सबसे ज्यादा एक्सेप्शन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है। हाँ, ट्रांजिशन मिक्स में हो जाता है। क्लियर है? ये ऐसा हो रहा होगा। अब देखो ध्यान से, इसका रीजन क्या है, मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, हैफनियम का कितना है मुझे बताइए? हैफनियम का, सॉरी, जिरकोनियम का कितना एटॉमिक नंबर है? जिरकोनियम का है 40, है ना? 40 होगा ना? और हैफनियम का होगा 39 सर, 39 नहीं, जिरकोनियम का 40 है, देखो 40 सर। 21 के बाद 39 ही आएगा। हाँ सर, हाँ 22 प्लस 18 40 है सर। 40 है ना? 40 टाइटेनियम का 22 होता है ना? हाँ सर, आपने स्कैंडियम नहीं लिया। हाँ, स्कैंडियम लिया ना, ठीक है ना, 40, तो इसका 72। अब देखो ध्यान से, तुम खुद सोचो, जिरकोनियम 40 से 72 गया है। चलो सब फैक्टर्स लिखते हैं जैसे तुम लोग को समझ में आता है। 40 से 72 गया है तो कितने प्रोटॉन्स बढ़े हैं? 32 प्रोटॉन्स बढ़े हैं। 32 प्रोटॉन्स बढ़े हैं तो मतलब साइज में क्या होना चाहिए? 32 प्रोटॉन्स खुद क्या करेगा? जस्ट आस्क those 32 protons Decrease what will your करेगा। individual, they will try to decrease the size। Decrease। वो ये बोलेंगे। इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करते हैं, 32 प्रोटॉन अगर इंडिविजुअली काम कर रहा होता साइज को डिक्रीज करता। तुम बोलोगे सर क्या मजाक है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सच बात है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़े हैं। तो अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं तो शील्डिंग भी करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, ये क्या करेंगे? साइज को इंक्रीज साइज करें। को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। और यही हम लोग देखते आए हैं कि जनरली डाउन द ग्रुप में ये जो जितने रेट से ये इंक्रीज नहीं होता है, नंबर ऑफ शेल्स का इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है, यही रीजन देते हैं। लेकिन एक चीज नोटिस करना, हैफनियम का 72 है। 72 जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखोगे ना तो आप एक चीज देखोगे, हैफनियम के पहले f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, f इलेक्ट्रॉन्स, फिर से वही। और f ऑर्बिटल्स तो वर्स्ट शील्डर्स हैं, पुअर भी छोड़, दे आर द वर्स्ट शील्डर्स। तो क्या होगा बताओ? f ऑर्बिटल्स, हाँ, इसका मतलब 32 प्रोटॉन्स का ताकत इनडायरेक्टली क्या हो गया? बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। वो बोले अब हम शेयर हो गए, क्योंकि हम लोग को जो रोक रहा था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने से, वो कमजोर है। वो बेचारा एफ ऑर्बिटल में घूम रहा है, खुद ही इधर उधर डिफ्यूज। वो HF एलिमेंट का नाम क्या? हैफनियम। और वो F ऑर्बिटल का है। सर ये स्कैंडियम पे नहीं होगा? नहीं, स्कैंडियम पे नहीं होगा, स्कैंडियम पे नहीं, स्कैंडियम से पहले नहीं आता है। हैफनियम का देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 72 का पूरा भरोगे या तो गूगल में सर्च ही मार लो, खुद ही मालूम पड़ जाएगा। हैफनियम का नहीं है, तो हैफनियम तक आते आते तुमको कितना मिल जाएगा? देयर इज 32 प्रोटॉन्स का इंक्रीज है, और हैफनियम में आ गया है f ऑर्बिटल्स। f ऑर्बिटल्स आर वेरी पुअर शील्डर्स। 32 प्रोटॉन्स बढ़ गए, ये तुरंत साइज को क्या करेंगे? दे विल ट्राई टू डिक्रीज। अब देखो क्या होता है, डिक्रीज करते, अब देखो तो रुथरफोर्डियम का कम होगा साइज। हाँ रुको एक चीज पहले मुझे कंप्लीट करने दो। इसके बाद क्या होता है, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम हो गया। हैफनियम को जितना हैफनियम पे 32 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए थे, तो होना क्या चाहिए था? हैफनियम का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं करता है कि साइज डिक्रीज कर देता है। अब डिक्रीज एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन इतना कम जरूर कर देता है कि उसको जिरकोनियम के पास ले आता है।
समझा? मतलब इट शुड हैव बीन द टॉपर ऑफ द क्लास साइज के मामले में. इट इज नॉट द टॉपर, इट इज नॉट द टॉपर एनीमोर, बट इट इज शेयरिंग दिस topmost position with zirconium because of those f electrons, because 32 इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं यार. इनको कंपेंसेट ऐसे समझो, इन 32 इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो साइज का इफेक्ट था, इनको नलिफाई करते करते करते, है ना, वो 32 प्रोटॉन्स की हालत खराब हो गई और उनको वो छोटा नहीं कर पाए जिरकोनियम से, लेकिन जिरकोनियम के करीब ले आए. मतलब आप इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम देखोगे. अब ये पहले कहानी लिखा देता हूँ, फिर डाउट देखता हूँ. उसको नोट कर लो सर सब लोग. आपने ये डी ब्लॉक ग्रुप 4 से चालू किया, ग्रुप 3 में नहीं होता ये? ग्रुप 3 एज इन, हाँ नहीं, ग्रुप 3 3D सीरीज से ग्रुप 3 चालू मतलब किया. स्कैंडियम और वो सब? नहीं, उसमें नहीं, उसमें नहीं. तो सर ये हैफनियम लैंथेनाइट सीरीज का है? हाँ, ओके. आगे बढ़ू सर एक हाँ, इसको पहले लिखा देता हूँ, रुको. नोट कर लिए? इसमें याद रखना. 2 मिनट चल रही है सर नहीं. ठीक है, तो लिखो पहले. The atomic radius of elements थ्री डी से 4D सीरीज में जाने से क्या होता है? सेम रहता है. ये यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है. दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स. ठीक है, और एटॉमिक रेडियाई जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ 4D and 5D series is almost same. ठीक है, अच्छा, इसका रीजन ऑन मूविंग फ्रॉम, एग्जाम्पल दे रहा हूं, zirconium to hafnium, there is increase of how many protons? 32. 32. मतलब मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूँ. there is increase of 32 protons. ठीक है, और 32 protons है, but at the same time ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? एट द सेम टाइम देयर आर व्हाट? देयर आर f electrons. सर वो LAN क्या है? एक्सेप्ट लैंथेनम, लैंथेनम. एक्सेप्ट ठीक है? लैंथेनम एंड वो वो इट्रियम है ना? हाँ, वाई विट्रियम. ठीक है, देयर आर 14 electrons filled in f subshell.
F subshells are very poor shielders. ठीक है, and due to this poor shielding, सर जैसे अभी आपने 3D 4D और 5D का बताया, वैसे 6D में वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगा कि सेम रहेगा? किसमें 6D में? हाँ सर, अभी आपने बताया ना कि 3D पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा और 4D में जो 4D बड़ा होगा और 4D और 5D इक्वल रहेगा, और 5D और 6D इक्वल रहेगा कि 6D छोटा हो जाएगा? 6D के बारे में कौन सा, उसका साइज के बारे में तो ज्यादा, उसमें तो ज्यादातर मैन मेड एलिमेंट्स ही हैं शायद, तो उसमें तो ज्यादा हम लोग क्या ही बोले। सर 6D क्योंकि जैसा आपने लॉजिक बताया ना कि F इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बीच में, तो उसके हिसाब हाँ। से कम हो जाना चाहिए। हाँ, वो तो कम ही हो जाना चाहिए उसका, लेकिन वही उसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल से मेंशन नहीं करता है, बिकॉज दैट दोस आर मैन मेड, तो ज्यादा मेंशन नहीं करता है। ठीक है, तो वो नहीं पूछेगा। लैंथेनियम टू हैफनियम, और इसमें याद रखना स्कैंडियम, वाइट्रियम, लिथियम, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर मतलब अच्छा, Y से बड़ा है? हाँ, जो नॉर्मल ट्रेंड है। अच्छा, एक और चीज, ये जैसे कि, अच्छा एक और चीज नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। सर सिर्फ हैफनियम तक इंक्रीज होगा कि Hg तक इंक्रीज होगा? Hg तक वो ट्रेंड चलता है, मैंने बताया ना, वो ट्रेंड इस, जैसे कि सर कॉपर आपने का, लिखा है वेरी शार्पली फ्रॉम लैंथेनियम टू हैफनियम, इसलिए पूछ रहा हूं सर Hg नहीं तक नहीं, होगा ना? हाँ नहीं नहीं, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं हर का स्कैंडियम, मैंने एग्जांपल, सॉरी, मैंने टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम का एग्जांपल लिया। इसको क्या लिखूं? ओके, फ्रॉम जिरकोनियम टू हैफनियम, सॉरी, ठीक है। और ये ट्रेंड कब तक चलेगा? ये ट्रेंड कब तक चलेगा? कैडमियम मर्क्यूरी। हाँ, पूरा, हमेशा, हर सीरीज में, जैसे लिख दिया। चल आगे बढ़ूं। एक मिनट सर, एक बार बता सकते हैं फिर से कि क्यों एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज ऑलमोस्ट सेम? हाँ, बताता हूँ। देखो, मैंने ये बोला कि आप जैसे ही आप टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम में जाओगे, तो जिरकोनियम के पास 32-40 प्रोटॉन्स हैं। आप जैसे ही हैफनियम पे गए तो आपने 32 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा डाले ना। सर वो समझा, मुझे 4D और 5D का नहीं समझा बस। वही तो बता रहा हूँ, 4D 5D तो बता रहा हूँ, यस वही तो बता रहा हूँ। यस सर, यस। वही तो है, 4D 5D में क्या होगा, तो अब समझ में आ गया कि पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा? नहीं समझ नहीं आ गया ना? यस समझा? अच्छा, इसमें एक पॉइंट नोट कर लेना, ये आगे का भी बताऊंगा। इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो है, this is also applicable in ionization enthalpy and further into p block। कहां पर बताऊंगा, p block में कहां तक चलता है बताएंगे, अभी इसको नोट कर लीजिएगा। विल कम टू दिस डेटा। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है उसमें भी पीरियड का ही ट्रेंड फॉलो होगा साइज के लिए? हाँ, यस।
सर एक डाउट है यहाँ पर, y क्या है एक्सेप्ट y? Y is yttrium. ठीक है, Y is yttrium. वहां पर एक्सेप्शन क्यों है ये yttrium के लिए? एक्सेप्शन कहाँ है? एक्सेप्ट वो yttrium और लैथिनम का एटॉमिक नंबर भरो, उसमें कोई F4F वाला नहीं रहेगा, इसीलिए। ओके। यहाँ पर अचानक से लैंथेनम के बाद हैफनियम जब आता है तो सीधा 14 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं लैंथेनाइट सीरीज में। देखो ना, लैंथेनम के बाद हैफनियम डालते हो तो 14 आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं 14f ऑर्बिटल्स में। उन्हीं को तो नीचे में प्लेस करते हैं ना, उन्हीं को तो चार नीचे को प्लेस करते हैं। तो आने से अचानक से हैफनियम का पुअर शील्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, एफ वाले, वो बहुत ज्यादा शील्डिंग करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। सर ये एक्टिनॉइड में भी फॉलो होता होगा ना, उसमें भी 5f फिलिंग होता है। और सर ये एटॉमिक रेडियस ऑफ 4d एंड 5d सीरीज ऑलमोस्ट सेम क्यों होता है? वही तो बताया, इसी को तो भी रीजन बताया। अरे वही तो रीजन बताया, 4d और 5d सीरीज में क्या है, ये 40 प्रोटॉन्स है, आगे बढ़े तो 32 प्रोटॉन्स आए, तो भी जस्ट बताया ना। हाँ। कि सर उससे ये क्या होता actinoid- है। अच्छा रुको रुको, इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? इस फिनोमेनन इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? सर ऐसा सर ये नाम क्यों दिया है? लैंथेनम का कोई रोल ही नहीं है। हाँ नाम दे दिया है लैंथेनम। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये एक्टिनॉइड में भी होता होगा ना, वहाँ भी 5f फिलिंग हो रहा है। हाँ वहां पर भी। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा अब देखो, IE इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज, अब हम लोग अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसको बोलते हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, इनमें से सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? Al3+. N3 माइनस। N3 माइनस। प्रोटॉन्स को कितना है? प्रोटॉन्स Al3 प्लस 7। प्रोटॉन्स 7, इधर 8 9 10 11 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर तो सबसे ज्यादा साइज N3 माइनस का। वाई? बिकॉज 7 प्रोटॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर आपने गलत देखा है, Na प्लस का 11 होगा प्रोटॉन। ओ सॉरी, हाँ सॉरी, प्रोटॉन्स 11 होगा ना। तो इसका मतलब 7 प्रोटॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। तो एज अ रिजल्ट 7 प्रोटॉन के लिए अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज को घटाने वाला कम है और साइज को बढ़ाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो दिस इज द साइज। तो लिख सकता हूं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए अगर N/P रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा? सॉरी, P/E रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा? या इसको क्या कर लें, लेस देन 1 होगा। हाँ, P/E रेशियो अगर बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बताओ? कम होगा। साइज कम होगा। ठीक है, सुबह बताऊंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बताऊंगा साइज कम। क्लियर है? आगे बढ़ूं? 2 मिनट।
सर और अगर इधर एनी होता तो वो कैसे होता? अगर Na होता तो ये एनी 10 और 10 दोनों सेम। नियॉन का देखो फिर से वही हो गया कि अब नाउ दैट इज ऑब्जर्वेशनल, ये फिर कोई नहीं बता सकता कि किससे ऊपर जाएगा नियॉन। सर ये N3 माइनस के भी ऊपर जा सकता है क्या वो? हाँ जा भी, ये नहीं, ये ऑब्जर्वेशन हो गया कि N3 माइनस उसको हो सकता है कवर अप कर जाए वैन डर वाल्स रेडियस को, हो सकता है कि N3 माइनस कवर अप नहीं करे। नाउ दिस कैन नॉट बी, ऐसे हम लोग बता नहीं सकते इसके बारे में। रियल ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा। हाँ ये रियल ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा, और ऐसे ऑब्जर्वेशन वाले ऐसे क्वेश्चंस जेई नहीं पूछता है, इन द सेंस इतने रैंडम नहीं, वो एक सिंपल एक पैटर्न आपको एक ट्रेंड में पूछ सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनके पास लैब में जाने का, हम लोग थियोरेटिकल एग्जाम ले रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं पूछ सकता है। मतलब ये डेटा वाइज किसी को नहीं मालूम कौन सा डोमिनेट करेगा। चलो आगे बढ़ो। सर 2 मिनट। अच्छा अब आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालते हैं, ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन है? पी ब्लॉक में क्या होता है सर? डी ब्लॉक में क्यों होता है सर? पी ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है सर बेसिकली इलेक्ट्रॉन को निकालने का एनर्जी ना। हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated gaseous atom। जैसे एग्जांपल, Na गैस से आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, आउटर मोस्ट वाला, लूजली बाउंड मतलब आउटर मोस्ट, और ये क्या बनेगा? Na प्लस गैस। इस प्रोसेस में जो आपको एनर्जी लगा, पहले तो एनर्जी लगेगा कि एनर्जी रिलीज होगा? लगेगा। वाई? बिकॉज यू आर रिमूविंग दैट इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना। इलेक्ट्रॉन को आप प्रोटॉन से दूर कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अलग कर रहे हो, तो आपको एनर्जी लगेगा ही लगेगा। और दिस इज एन, अभी लिखूंगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, पर इतना लो, स्क्रीनशॉट लो, बताता हूँ। सर एंडोथर्मिक मतलब हीट जनरेट ना? हीट नहीं, एनर्जी, नेट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। सर आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब कि आपको देखो इसमें है क्या, आपको किसी भी चीज का आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर साइंटिस्ट लोगों ने डिफाइन किया है, जैसे सोडियम का, तो उन्होंने सबसे पहले सोडियम को लिखा है, कन्वर्ट किया है गैसियस स्टेट में, उसके बाद उसमें से एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगा, इसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ओके सर, क्लियर है? दिस इज द डेफिनेशन। अब तुम ये पूछ सकते हो सर इन्होंने गैसियस स्टेट को ही क्यों चुना डेफिनेशन में? सोडियम है कौन सा स्टेट में? रूम टेम्परेचर पे सोडियम कौन से स्टेट में मिलेगा? सॉलिड स्टेट। सॉलिड मिलेगा। लेकिन देखना डेफिनेशन में रेफरेंस पॉइंट इज गैसियस स्टेट हर एक के लिए। अगर ब्रोमीन भी है तो ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो वहां पर उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस में। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? इसमें देखो एक सिंपल सा चालाकी है, सॉलिड स्टेट में सभी मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहेंगे, तो हो सकता है, नहीं आप ये भी बोल सकते हो कि आपने जो ऑब्जर्वेशन किया है, आपको एक एटम का बात करना है ना, एक एटम का बात, तो आपको हो सकता है बगल वाला अगर इतना पास हो, द नेबरिंग मॉलिक्यूल कैन इंटरफियर इन योर ऑब्जर्वेशन गिविंग यू सर्टेन एरर्स। सर लेकिन हम एवरेज नहीं निकाल सकते। पता नहीं ना कितना इंटरफेयर कर रहा है। हाँ वो नहीं मालूम ना।
सर एक डाउट है, जब हम लोग बोले कि आइसोलेटेड है तो स्टेट की बात ही नहीं आती ना। आइसोलेटेड Yes. मतलब एक ही है। नहीं नहीं, स्टेट मतलब सॉलिड है कि गैस है लिक्विड, हो तो स्टेट हुआ। अरे स्टेट का मतलब उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, उन्होंने अगर ब्रोमीन का भी निकालना है तो ब्रोमीन का लिक्विड से नहीं निकाला है, ब्रोमीन को पहले गैस में कन्वर्ट किया है फिर निकाला है वहां से। मैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, व्हाई डिड दे चूज अ रेफरेंस पॉइंट एज अ गैसियस स्टेट। अरे अगर कंपटीशन करोगे तो लेट एवरीबॉडी सिट फॉर द सेम एग्जाम एंड देन यू डिसाइड। यू कैनॉट डिसाइड द आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम सोडियम बीइंग इन गैसियस स्टेट, और एक नया डेफिनेशन हाइड्रोजन बीइंग इन गैसियस स्टेट, ब्रोमीन इन लिक्विड स्टेट। सबको पहले एक प्लेटफॉर्म पर लाओ और तब इलेक्ट्रॉन निकालो। अब गैसियस स्टेट क्यों चुना होगा? बिकॉज गैसियस स्टेट में एक एडवांटेज है, सभी मॉलिक्यूल्स क्या हैं? दूर 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 हैं। तो गैसियस स्टेट में आसान हो जाए। हाँ, मतलब आइसोलेट करना बोलो या फिर जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, नेबरिंग मॉलिक्यूल का इंटरफेरेंस को आपने मिनिमाइज किया है, खत्म नहीं होगा। बट आप जो भी काम कर रहे हो, आप ऐसा बोल सकते हो कि चलो ये हम लोग एक एटम के लिए ये लॉजिक बैठा सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर चोकन एज गैसियस स्टेट। आप हमेशा कर सकते हैं मतलब कौन सा इंटरफियर? मतलब कुछ ना कुछ, अरे लैटिस है, वाइब्रेशंस चल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, कुछ तो वो भी धक्का दे रहा होगा इसको। हाँ 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 कुछ भी हो रहा होगा मॉलिक्यूलर लेवल पर। हम्म दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वाइब्रेशंस हैं, अपने जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं। ये वाइब्रेशन दे करके इसको एनर्जी दे दिया, उस एनर्जी से निकल गया, आपको एरर आ गया। ये अच्छा सिस्टम नहीं है। गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट, सो इंटरफेरेंस इज मिनिमाइज। मैं ये नहीं बोल रहा हूं खत्म हो गया होगा, बट डेफिनेटली बेटर है। किससे बेटर है? सॉलिड से, सॉलिड से बेटर। लिक्विड से। हाँ, सॉलिड से बेटर। यही कारण है कि उन्होंने हर डेफिनेशन में गैसियस स्टेट को ही रेफरेंस चुना है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है, इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक का मतलब आपको आपको एनर्जी एनर्जी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। और एनर्जी क्यों देना पड़ेगा? बिकॉज इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना। वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इट इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। पहले ये क्लियर हुआ सबको ये बात? स्क्रीनशॉट लो। सर एक डाउट था छोटा सा। हाँ बोलो। सर जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बेसिकली पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ती है ना, तो एटम्स के अंदर के जो पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उनकी भी एनर्जी बढ़ती है। सर फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सॉलिड स्टेट में, उनकी एनर्जी गैसियस स्टेट के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कम होगी ना? उनकी एनर्जी, तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो? हाँ सर, टेम्परेचर मतलब अगर हम लोग ने सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन सॉलिड स्टेट के एटम्स में है उनकी एनर्जी कम होगी ना, क्योंकि उनका टेम्परेचर कम है। और जो गैसियस स्टेट में उनकी एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा है। क्यों? मतलब हो सकता है दो, ओ मतलब एक ही स्टेट को अलग अलग ये चेंज कर रहे हो क्या? सर एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्टेट को कंपेयर कर। ओके ओके ओके। यू कैनॉट अगेन से अ जनरल स्टेटमेंट, ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम कि एनर्जी वाइज क्या रहेगा, ठीक है? बिकॉज एनर्जी लेकर के तो वो ऑलरेडी वो गैस, तुमने एनर्जी दिया तो वो गैस में चला गया, तो एनर्जी का तो रोल चला ही गया ना उस गैस, उसको सॉलिड से गैस बनाने में। सर ये भी तो हो सकता है कि जब वो जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सॉलिड से गैस बनाने में, उससे वो इलेक्ट्रॉन ही बाहर चले जाए। हाँ सर, वही वैसे कुछ बोला, मतलब बाहर नहीं चला जाएगा पर हो सकता है एक्साइट हो जाए। हाँ सर, फिर हमको मालूम नहीं रहेगा कि वो एक्साइट हो चुका है, तो फिर
हम जो रीडिंग लेंगे वो गलत आ सकती है। सॉलिड से गैस मतलब तुम सर उसको सॉलिड से जब गैस बना रहे होंगे तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो जो एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे उससे ये भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रहेगा वो एक्साइट हो गया रहेगा टू अ हायर शेल, और जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड रहेगा, और जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हो सकता है कि एक्साइटेड स्टेट ही फिर बाहर चले जाए, एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉन हो, तो एनर्जी कम लगेगी एज कंपेयर टू जो वो नॉर्मल स्टेट में रहेगा, ग्राउंड स्टेट में, तो हमारी रीडिंग गलत आ सकती है। और सर हाँ ऐसे भी हो सकता है कि उसकी जो एंथैल्पी थी वो उसके बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर को रीच करने से एनर्जी से कम हो सकती है, तो फिर हम लोग को गैसियस स्टेट तो बनता ही नहीं है ना, तब तक तो इलेक्ट्रॉन उड़ जाता है। हाँ मतलब मैं समझा, तो ये बोलना चाह रहे हो कि मान लो अगर सोडियम को पहले गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ही एक्साइट हो गए हों उसके। हाँ सर। अच्छा बट लेकिन वो मैटर कैसे करता है? वो तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर सोचो लास्ट शेल में चला भी गया तो सर हमें उतना ही एनर्जी लगेगा जितना पर वो अगर आयन। गैसियस स्टेट में बनने के पहले ही वो आयोनाइज हो गया तो क्या? नहीं वो मैं अरे समझा ऐसा, मतलब। अरे देख आयनाइजेशन के लिए सर हमने ये बताया था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि उतना एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है। जैसे हाइड्रोजन का एग्जैक्ट 13.6 eV दोगे तो ये आयनाइज हो जाएगा। वैसे फॉर एवरीवन देयर विल बी अ स्पेसिफिक दिस राइट, सो इट विल वो नॉट। ग्राउंड स्टेट के लिए बताया था 13.6। हाँ सो एक्साइटेड हो गया होगा जब सॉलिड से गैस कन्वर्ट कर up रहे to रहेंगे, ये that मेरा electron will require then that much in the amount of energy to grow from say suppose n which is greater than 1 to infinity उतना ही तो नो, लगेगा इट विल रिक्वायर लेस एनर्जी। सर। हाँ इसमें देखो है क्या रहा है सोडियम से, मतलब ये तो थोड़ा एकदम ज्यादा ही हम लोग डीप में सोच लिए कि एकदम गैसियस स्टेट में और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट हो भी गए हैं, मतलब उनका हम लोग को लेना भी क्यों है टेंशन, मतलब अगर कहीं चले गए होंगे नॉर्मली तो हाँ सब धुल मतलब झाल। अगर वो आयोनाइज हो गए तो जो बचे हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, हाँ ऐसे उनकी ना? बात हाँ करें। हाँ हाँ वही समझा हम लोग समझा। क्यों सर उसका और टेंशन लें। इंटरफेरेंस भी नहीं है तो वो भी मैटर करता है ना। कौन सा किसमें? गैसियस में इंटरफेरेंस भी नहीं है ना मॉलिक्यूल्स का, तो वो भी मैटर करता है ना। हाँ मैटर मतलब इसलिए तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं ना, यस हर को इसलिए तो एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं ताकि मैटर ना करे। ठीक है, लेकिन अगर जो आयनाइज हो गए उसको क्यों निकालेंगे? नॉर्मली हम लोग अपना कुछ हो रहा होगा ऐसे में। सोडियम जब गैसियस स्टेट में रहेगा तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के साथ सोडियम बोल रहे हैं तो मतलब 281 ही बोल रहे हैं। ठीक है। बट जब हम हाँ बोलो। एनर्जी देते हैं सोडियम को तो पहले हम उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो बॉन्ड्स रहते हैं वो वीक करते हैं ना, फिर वो एनर्जी एटम में जाती है। हाँ ये भी बात सही बोला तो पहले तो। हाँ ये भी बात सही बोला, पहले उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगा उनको पहले कम करेगा तो पर एटम से एटम्स में जा रही है इसलिए कम हो रहा है ना बॉन्डिंग, क्योंकि एटम्स की एनर्जी बढ़ रही है हाँ इसलिए सर। वो ज्यादा वाइब्रेट कर सर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी बढ़ेगी तो ही बॉन्ड ब्रेक होगा ना। नहीं एक्चुअली ये नहीं बॉन्ड की बात नहीं कर रहा, जैसे एटम्स के बीच में शायद मेटालिक बॉन्डिंग है, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तो ब्रेक करना है। ये बोलना चाह रहा है कि हाँ सोडियम के सर बीच समझ। में दो एटम्स के बीच में कोई, जैसे सोडियम मेटल में तो बॉन्डिंग मेटालिक बॉन्डिंग होता है, वहां कोई ऑर्बिटल्स का ओवरलैप नहीं होता है बॉन्डिंग में, आप देखोगे तो हो सकता है आपने एनर्जी दिया तो पहले वही टूटेंगे, पहले आप उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करोगे, इलेक्ट्रॉन्स तो बाद में आएगा उनको टच करना, हाँ सर समझा। है ना। चलो आगे बढ़ो। खैर ठीक है, मतलब हम लोग ज्यादा डीप में इसमें सोच लिए। अच्छा इधर देखो, हो गया देखो। अच्छा अब एक टर्म आता है, दिस इज नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? ये देखो सिंपल सा ये है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स।
जैसे देखो इसमें क्या है, जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अगर बनाया जाए 2 1 2 3 4 5 8 3, आप क्या किए, आपने एल्यूमिनियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बनेगा बताओ, इसको बोलते हैं IE1। इसके आउटर मोशन में तो 3 है ना, इसको बोलेंगे IE1। एल्यूमिनियम पे कितना का चार्ज आ जाएगा, +1। +1। अब इसके बाद जो आप दूसरा निकालोगे, सर +1 आएगा ना। हाँ सॉरी +1 आएगा, उसके बाद जो आप दूसरा निकालोगे उसको क्या बोलोगे, IE2। यस IE2 बोलोगे। जिस पर कितना का चार्ज, +2, और इसके बाद जो आप निकालोगे IE3 बोलोगे। अच्छा एक चीज देखो, इसके बाद निकालने के बाद एक चीज नोटिस करना, सबसे पहले मुझे बताओ कौन सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा कौन होगा मैग्नीट्यूड में, IE3 सबसे बड़ा। हाँ IE3, उसके बाद कौन होगा, IE2। IE2। इसका रीजन यार ऑब्वियस बात है, एज यू आर रिमूविंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रोटॉन तो उतना ही रखे हुए हो, आप प्रोटॉन तो उतना ही रखे हुए हो, दैट सेम प्रोटॉन is now acting on lesser number of electrons, it will hold them tightly, उनको और छोटा कर देगा, शील्डिंग डिक्रीज हो जाएगा ना। शील्डिंग भी डिक्रीज हो रहा है, जैसे बोलना है शील्डिंग डिक्रीज बोल दो, या फिर यही 13 प्रोटॉन्स एल्यूमिनियम पे 13 इलेक्ट्रॉन्स पे काम कर रहे थे, अब यही 13 प्रोटॉन्स विल बी एक्टिंग ऑन 12 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन्स विल बी नाउ एक्टिंग ऑन 11 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑब्वियस बात है इफेक्टिवली प्रोटॉन का होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग, तो आपको हमेशा दूसरी बार पहली बार निकालने में एनर्जी लगा, दूसरी बार निकालने में और एनर्जी लगेगा, तीसरी बार निकालने में और एनर्जी एंड सो ऑन। आप हमेशा बोल सकते हो जनरल IEN हमेशा किससे बड़ा होगा, हमेशा। अच्छा अब एक और चीज है, एल्यूमिनियम के केस में, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम मुझे बताओ सबसे ज्यादा ये सडन जंप कहां पर आएगा, सडन जंप करके एक चीज होता है सर IE2 से IE3 से IE4। नहीं I, हाँ IE3 से IE4, वेरी गुड। यस IE4 जब करोगे ना तो सर आप शेल चेंज होता है इसलिए, शेल चेंज हो गया, यस। आप कुछ ऐसा वैल्यू, मैं अपने वैल्यूज बना रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्ट वैल्यूज, मैं अपने, वैसे मान लो IE1 में 100 जूल एनर्जी लगा, IE2 में मान लो चलो 700 रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं चलो 2500 रख लेते हैं, इसमें सीधा आ जाएगा मान लो 20,000। सडन जंप हो गया है। हाँ इसका रीजन बिकॉज IE3 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एल्यूमिनियम हैज बिकम अ नोबल गैस, देयर इज अ सडन जंप हियर, वो और इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा ना। हाँ अब वो इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा, मतलब ऐसे तो कभी निकालना नहीं चाह रहा था, बट ये इतना सडन जंप है कि ये एल्यूमिनियम यहां तक आने में तो वो अब बहुत नखरा करेगा, ऐसे भी साइज कम होते जा रहा है, और अब आप बोल रहे हो कि आप शेल भी चेंज कर दो, अब वो बोलेगा इतना बात नहीं मानेंगे तुम्हारा। इनफैक्ट
एनर्जी, यही रीजन है कि एल्यूमिनियम के +3 बनते हैं। ऐसे अगर एनर्जी देते जाओ तो दुनिया में सब कुछ बनाते जाओ, बट हर एक एनर्जी का अपना एक बैरियर है जिसके बाद केमिकल रिएक्शंस उतना एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि एल्यूमिनियम +3 दिखाता है। नहीं तो अगर ऐसे देखना हो तो Al+4 बना दो, Al+5 बना दो, बनाने में क्या जा रहा है। +13 तक बना सकते। हाँ बना दो, बनाते जाओ। बट हम लोग चूंकि धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने ऊपर एक लिमिट लगाते जा रहे हैं, लिमिट लगाते जाएंगे जो केमिकल रिएक्शंस के एक सर्टेन बैरियर को तोड़ नहीं पाएगा। क्लियर है सबको ये बात? सर क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि E2 और E3 में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि E3 मतलब Al3+ ज्यादा ये रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो E2 E3 में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, ये बात सच है। किससे कंपैरिजन में? E4 E3 के कंपैरिजन में। हाँ सर, और E1 E2 से भी। हाँ यस। सर हम ये कह सकते हैं कि I4 की जो एनर्जी लग रही है वो उतनी एनर्जी नोबल गैसेस को भी ये करने में लगेगी। हाँ लग जाती है, यस। नोबल गैसेस में भी वही सेम काम होता है। चलो आगे बढ़ूं। सर 2 मिनट। तो सर तो ये सडन जब इसलिए होता है बोले कि सर हम लोग जो पेन अल्टीमेट शेल होते हैं सर उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट करते हैं। किसमें? सर जो सडन जंप होता है सर वो इसलिए होता है बोले कि सर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है सर वो अभी पेन अल्टीमेट शेल में से निकालना स्टार्ट करते हैं। यस यस। हम लोग अब क्या कर रहे हैं, आफ्टर लिख देता हूं, आफ्टर 3 electrons have been removed from aluminium. सर लास्ट स्लाइड सर मैंने भेजा। ठीक है। After 3 electrons have been removed from aluminium, aluminium gains which configuration? नोबल गैस। नोबल गैस। बस ये कीवर्ड याद रखना। Therefore मतलब आपको अगर डेटा देकर पूछा जाए और आप सडन जेम, जैसे मान लो तुमको मैं डेटा दे दूं, अपने से रैंडम बना रहा हूं, चलो ऐसा करो अपने से रैंडम, ये कौन से, ये 3rd पीरियड का है, बताओ कौन सा एलिमेंट हो सकता है? चलो मैं अपने से रैंडम देता दिया हूं, ये 3rd पीरियड का एलिमेंट है, कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट हो सकता है? सेलेनियम। टाइटेनियम। सडन जंप कहां पर है? सडन जंप I4 से I5। हाँ ये सडन जंप दिख रहा है। सडन जंप का मतलब जरूर इससे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे ना। सर सिलिकॉन। सिलिकॉन हो सकता है, यस। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको क्या करेगा, एक डेटा दे देगा। हाँ बोलो। सर कार्बन क्यों नहीं हो सकता? 3rd पीरियड का बोला ना 3rd मैंने। पीरियड है ना, कार्बन 2nd पीरियड में आता है। मैंने क्वेश्चन दे दिया ना कि 3rd पीरियड का एलिमेंट है, मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया एक। तो वैसे तो कार्बन फैमिली में सब आ सकते हैं। हाँ सभी आ सकते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया कि 3rd पीरियड का एलिमेंट है, उसका मान लो कोई डेटा ऐसे दे दिया है, रैंडम मैंने डेटा बना दिया, आपको देखकर बताना है कि क्या एलिमेंट कैन बी पॉसिबल। तो आप ऐसे देखकर बता सकते हो कि दैट इज कैन बी सिलिकॉन। क्लियर है? और हाँ बोलो। और क्वेश्चन दो ना लास्ट के 20 मिनट। क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं किस पर? हाँ सर अभी तक जो पढ़ा है उस पर। सर हाँ बोलो, अभी तक ज्यादा। हाँ बोलो। ये I4 के बाद जंप हो रहा है, पर सिलिकॉन में तो आई थिंक 2 इलेक्ट्रॉन के बाद ही जंप होगा ना? क्यों? सिलिकॉन में कितना होता है? 284 होगा ना।
अच्छा हाँ सॉरी सर 2 इलेक्ट्रॉन के बाद भी थोड़ा सा ज्यादा जंप होना चाहिए ना, क्योंकि वो H2 में से फिर निकलेगा। हाँ लेकिन फिर भी कुछ भी है तो सडन जंप सबसे ज्यादा तो यही होगा ना जहाँ नोबेल गैस अटेन कर लिया सर होगा। मैं सर सडन जंप सबसे ज्यादा यही होगा माना, लेकिन IE2 से IE3 के बीच में भी एज कम्पेयर टू IE1 और IE2 से ज्यादा जंप होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ठीक है, इसमें कोई लोड नहीं है, वो ठीक ठीक है। अच्छा क्या इस पर क्वेश्चंस अभी क्या है, तो पूरा भी खत्म, पूरा अभी एक्सेप्शंस करोगे तभी होगा। तुम लोग का क्या नेक्स्ट क्लास अब क्या बोल रहे हैं, आज तो नेक्स्ट क्लास बोर्ड्स सब के नहीं होगा बाद, कब तक? बोर्ड्स के बाद ओके, आफ्टर बोर्ड्स के बाद कब आ रहे हो तुम लोग फिर वापस? सर हमारा तो 15 तक है 12 ICSE का। ओके 28 और 5th हॉलीडे है। ओके और 12 दिसंबर को रिज्यूम हो रहा है। 12 दिसंबर रिज्यूम हो रहा है, ठीक है फिर तो। पर सर हमारा बोर्ड्स 15 दिसंबर को खत्म होता है ICC। मुझे लग रहा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में 2 क्लासेस बचे हुए हैं, 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा शायद, 2 क्लासेस में खत्म हो क्रिसमस के भी छुट्टियां देते हैं। कौन सा? क्रिसमस के भी छुट्टियां देते किसका छुट्टी? क्रिसमस क्रिसमस। अरे क्रिसमस पता नहीं यार, मेरे को तो नहीं, क्रिसमस का तो नहीं देते। ठीक है। और सर हमारी जो जैन में मेजर टेस्ट है उसमें कुछ डेट्स या पोर्शन में कुछ चेंजेस नहीं मालूम एज ऑफ नाउ। ओके सर केमिस्ट्री तो हो जाएगा, मैथ्स और फिजिक्स नहीं होगा, फिजिक्स नहीं होगा, फिजिक्स पक्का नहीं होगा। हाँ तब तक मेजर टेस्ट का पोर्शन पता नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो मुझे लग रहा है 2 क्लास है मैक्सिमम, 3 क्लास, अगर उस दिसंबर में भी ट्राई करते हो तो 3 दिसंबर का तो 2 क्लास में। हाँ ज्यादा छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा है नहीं सर फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, अब क्या कर, हाँ बोलो। केमिकल बॉन्डिंग 10th में करेंगे? केमिकल बॉन्डिंग ये 10th में करेंगे हम यार अगर खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे ना। पेस छुट्टी नहीं, मतलब ऐसा नहीं देगा ना, हमारे मेजर के साथ कंटिन्यू करेगा ना सर पेस? हाँ करेगा। सर मैं पूछ रहा हूँ सर 10th के एंड तक कितना हो जाएगा हमारा केमिस्ट्री में, 10th खत्म होने तक, मई जून में? मुझे ऐसा लग रहा है केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है, वी वोंट बी, जैसा मैंने पहले ही बताया था, मुझे लग रहा है केमिकल बॉन्डिंग का हम लोग 40% कवर कर लें, जो मुझे लग रहा था जैसा कि है, प्रोवाइडेड फिर से कोई अगर फिर से आएगा, मैं अपने हिसाब से 40 या 30 to 40% ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विल बी कवरिंग दैट। सर केमिकल बॉन्डिंग को कितने क्लास लगेंगे? हाँ वो बहुत बड़ा चैप्टर, उसी 10th में वो खत्म नहीं हो पाएगा, दैट इज द वन ऑफ द क्या, दैट इज द बिगेस्ट चैप्टर इन थ्रूआउट केमिस्ट्री। और सर हमारा सर बट 10th हमारा जून तक है सर, मई जून तक चलने वाला है फॉर श्योर है। हमारा एग्जाम मार्च में है बोर्ड्स। मई जून तक कैसे चलेगा? पोस्टपोन होगा ना सर, 2 महीने में कैसे पोस्टपोन कंप्लीट होगा? वो कम करेंगे पोर्शन। मतलब 10th में ये मान रहा हूँ कि तुम लोग जो ऑफिशियली 10th में चले जाओगे, मतलब पेस के हिसाब से 10th नहीं, तुम्हारा कभी तो स्कूल का कुछ 10th का 11th में जाओगे ना यार। मैं मान रहा हूँ अप्रैल तक मांग रहा हूँ, मैं अप्रैल तक बता देता हूँ, अप्रैल तक मुझे लग रहा है कि 30 से 40% ऑफ केमिकल बॉन्डिंग विल बी एंटरिंग दैट। 30 to 40 टर्म 2 के लिए ब्रेक मिलेगा सर तो पेस उसमें का क्लास नहीं 10th खत्म कभी होगा? वो तो आइडिया नहीं है यार, अब हो जाएगा तो स्कूल के साथ ही होगा, मार्च में, शायद मार्च में। ठीक है सर मतलब ऐसे बेसिकली लास्ट के जो बोर्ड्स होते हैं उनके लिए छुट्टी देते हैं ना थोड़ी। हाँ थोड़ा सा। चलो आज के लिए क्या फिर करें, आज अब इतना ही रखें कि नेक्स्ट बच्चे भी कम ही है, नेक्स्ट की क्लास से कंटिन्यू करते हैं क्या? ओके हाँ सर चलिए।